नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में आवेशित तार या अनंत लंबाई के आवेशित तार या रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर चुके हैं, उससे संबंधित न्यूमेरिकल कर चुके हैं। एप्लीकेशन 1 कंप्लीट होगी। अब आज एप्लीकेशन नंबर 2, ये दूसरा अनुप्रयोग है ना। दूसरा अनुप्रयोग पहले उसको डिटेल में लिख देता हूं, फिर अपन अपना काम चालू कर देंगे। दूसरा अनुप्रयोग है समान रूप से आवेशित खोखले के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है पूरा वर्ड, लेकिन अपन उसको विद्युत क्षेत्र, इसी को आप ये भी कह सकते हैं है ना। खोखले पतले, स्किन पतली है ना, पतले समावेशित, समावेशित का मतलब वही समान रूप से आवेशित है ना, समावेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है साहब। तो जो एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं वो एप्लीकेशन आप कह सकते हो समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आप ये भी कह सकते हो खोखले पतले समावेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आप ये ध्यान रखिएगा, ये गोला चालक है या कुचालक है, यहां पर यह निर्धारण नहीं है। यानी गोला कोई सा भी हो सकता है, वो चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है। लेकिन हमारे को जो एक तरह से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि गोला समान रूप से आवेशित होना चाहिए। तो साहब हम यहां गोले को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि गोला चालक है या गोला कुचालक है ना। ये पतला गोला कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्या नाम से अपन इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो अपने को जस्टिफाई नहीं करना, बस अपने को तो जैसे कह रखा है इन्होंने कि गोला समान रूप से आवेशित होना चाहिए, तो हम जो भी गोला लेंगे, चाहे वो खोखला गोला चालक का हो चाहे कुचालक का हो, उसे हमें समान रूप से आवेशित मानना बाध्यता है। ठीक है सर, ये होगी एप्लीकेशन। अब पहले साहब मैं इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की व्यवस्था करूं, फिर मैं आगे गोलों के बारे में आपको समझाऊंगा, है ना। मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अपने को 3 प्रकार के गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण पढ़ना है। दूसरा अपने को आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। तीसरा अपने को पढ़ना है आवेशित ठोस समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी एक विद्युत क्षेत्र में पहले कैलकुलेट कर दूं, उसके बाद मेरा काम रहेगा गोले क्या व्यवस्था अलग अलग कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अभी शुरू में आपको समझाने लग जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा ना मेरे को इतना मजा आएगा, है ना। तो इसलिए मैं शुरू में ये डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि गोले कौन कौन से होते हैं, बस अभी जो लिख रखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सब जैसे जैसे टॉपिक कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। ये मैंने कैपिटल R त्रिज्या का खोखला किसी भी प्रकार का यानी चालक या कुचालक गोला ले लिया, है ना। मैंने आपको कहा जस्टिफाई नहीं करना अभी कि चालक गोला है या कुचालक गोला है। ये किसी का भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है, चालक का भी हो सकता है, कुचालक। खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके कारण आप विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हो, तो स्वाभाविक है पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको समान रूप से आवेशित करना पड़ेगा। तो सब अब ध्यान से, गोला परिमित आकृति जहां
अनंत विस्तार हो वहां आप आवेश अज्यूम करते हो, लेकिन जहां परिमित आकृति है वहां आपको आवेश अज्यूम करने की आवश्यकता नहीं, वहां आपको देना पड़ेगा। इस गोले को हमने दिया आवेश Q, ठीक है ना। तो हमारे नोटिस में यह बात होनी चाहिए कि हमने गोले को आवेश Q दिया है। क्लियर सर? क्योंकि जो टॉपिक है उसके अनुसार दिया गया आवेश गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसीलिए इस गोले को हम समान रूप से आवेशित या समावेशित गोलीय कोश कहते हैं। इसके कारण हम यह भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र चालक तल के लंबवत है ना सभी संभव दिशाओं में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दर्शाया जाएगा विद्युत बल रेखाओं से, और विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। चलो वो अभी सेकेंडरी बात है। तो ये सब आपका टॉपिक हो गया। खोखला गोला है, पतली स्किन वाला है और समान रूप से आवेशित है, उसको दिया गया आवेश अपन ने एक तरफ लिख दिया Q। अब सब इस गोले के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किससे करनी है आपको? गाउस के नियम से, है ना। गाउस के नियम से यह गणना करनी है तो स्वाभाविक है आपको गाउसी पृष्ठ चाहिए, यानी ऐसी बंद काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो तथा प्रेक्षण बिंदु उस काल्पनिक पृष्ठ यानी गाउसी पृष्ठ पर उपस्थित हो। तो सब आप पहले यह देखो कि आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सब समान रूप से आवेशित गोला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमसे बाहर भी पूछा जाएगा, सतह पर भी पूछा जाएगा और अंदर भी पूछा जाएगा। तो सब यहां पर विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियां संभव हैं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो ठीक है साहब, 3 पदों में निकलेगा। पहला गोले के बाहर, फिर गोले की सतह पर, फिर गोले के अंदर। 3 कैलकुलेशन करनी, ज्यादा कठिन नहीं, सिंपल है। क्लियर सर? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, क्योंकि आप गणना किससे करने जा रहे हैं? गाउस के नियम से। जब आप गणना गाउस के नियम से करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली गाउसी पृष्ठ बनाएं। गाउसी पृष्ठ के बारे में मैंने बता ही दिया कि सब ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो तथा प्रेक्षण बिंदु उस पर उपस्थित हो। तो सब ये मैंने बाहर की तरफ प्रेक्षण बिंदु P दिखा दिया, जो केंद्र से कितनी दूरी पर है? मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर है। एक जगह आपको गाउसी पृष्ठ डिसाइड करनी पड़ती है, बाकी फिर और जगह ऑटोमेटिक वही आपको रखनी पड़ेगी। अब देखो सर, यह समान रूप से आवेशित गोला है। कैपिटल R त्रिज्या का, कैपिटल R कांस्टेंट है, ध्यान रखना। स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल r तो अभी मैं आपको दिखा दूं वेरिएबल है, इसलिए चर राशि है। कैपिटल R तो ठीक है, गोला है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये गोला है जो समान रूप से आवेशित है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो ऐसी पृष्ठ बनानी है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। तो इस गोले के चारों ओर समान रूप से या समान दूरी पर सतह बना दो। जब इस गोले के चारों तरफ समान दूरी पर सतह बनाओगे तो वो सतह भी क्या बनेगी? गोलाकार ही बनेगी। क्लियर सर? तो गाउसी पृष्ठ तो डिसाइड होगी कि गाउसी पृष्ठ गोलाकार होगी। क्लियर? अब सब दूसरी बात है कि बिंदु P उस गाउसी पृष्ठ पर होना आवश्यक है। तो सब वो गाउसी पृष्ठ कितने त्रिज्या की बनेगी? स्मॉल r। अब यहां पर एक छोटा सा ऐसा टर्न आ जाता है जिसको बाद में आप भूल जाते हैं। अब स्मॉल r दूरी पर आपका बिंदु है, मेरे को वहीं विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, लेकिन मेरे को गाउसी पृष्ठ बनानी है तो प्रेक्षण बिंदु उस पृष्ठ पर आना चाहिए, यानी बिंदु P उस पृष्ठ पर आना चाहिए, पृष्ठ गोलाकार बनेगी।
तो मैं वो कितनी त्रिज्या का गोला बनाऊंगा? स्वाभाविक है, स्मॉल आर त्रिज्या का गोला बनाऊंगा। तो आप इस डेरिवेशन के चलते कुछ समय बाद भूल जाएंगे कि स्मॉल आर केंद्र से दूरी थी, स्मॉल आर कोई त्रिज्या नहीं थी। वो तो आप गाउसीय पृष्ठ बनाओगे तो स्वाभाविक है, गाउसीय पृष्ठ गोलाकार बन रही, तो स्मॉल आर आपको किसके रूप में प्रेक्षित होगी? त्रिज्या के रूप में प्रेक्षित होगी। तो आप अगर ध्यान रख सको, याद रख सको, दिमाग में रख सको, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल आर दूरी है, कोई त्रिज्या नहीं है। लेकिन त्रिज्या इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं क्या बनाने जा रहा हूं? ये मैं बनाने जा रहा हूं गाउसीय पृष्ठ। अब ये आर त्रिज्या की गाउसीय पृष्ठ बनाएगी तो अब आपको एक गोला नजर और आने लगा होगा जो किस त्रिज्या का है? स्मॉल आर त्रिज्या का है। समझ में आएगी बात? तो आप थोड़ा सा इससे अवॉइड करने की कोशिश करें कि ये डिस्टेंस ही है, ये कोई त्रिज्या नहीं है ना? मैं बार बार बताता रहूं। तो ये बन गई साहब गाउसीय पृष्ठ। ये यहां लिख देता हूं मैं, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ को अगर ध्यान रहे तो कोशिश करो कि उसे आप डॉट डॉट में बनाओ, क्योंकि वो काल्पनिक पृष्ठ है। आपको बाहर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो बाहर गाउसीय पृष्ठ बनी, एक सतह पर करनी है, बनेगी गोलाकार, पर सतह पर आपको दिखाऊंगा तो वो दिखेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी पीले रंग से मैंने मेन गोला बना रखा। एक अंदर करनी है तो गाउसीय पृष्ठ तो सभी कितने त्रिज्या की बनेगी? स्मॉल आर त्रिज्या की, है ना? तो ये सब यहां पर 3 गाउसीय पृष्ठ बनी है, आपको दिखेंगी 2, है ना? बनी कितनी है? 3, है ना? मैं आपको गिनवा देता हूं कि 3 गाउसीय पृष्ठ कैसे दिख रही है आपको। ये पहले अंदर में थोड़ा सा सिमेट्रिकल बता दूं। ये भी कितने त्रिज्या की? आर। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था? स्मॉल आर यहां पर दूरी है केंद्र से, है ना? जब बाहर है बिंदु तो ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब अंदर है बिंदु तो लेस देन कैपिटल आर। हाँ सर, अब वापस अपनी बात पे आ जाए पर। तो यह गाउसीय पृष्ठ 3 है, दिखती 2 हैं, एक ये बाहर वाली, एक ये अंदर वाली, 2 तो दिखी। एक इस गोले पर भी बनी हुई है जो दिखाई नहीं, क्योंकि वो गोले पर गोला बनाएंगे तो वो फिर बेहतर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब गाउसीय पृष्ठ बन चुकी है। ठीक है, अब अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की कितनी स्थितियां संभव हैं? विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियां संभव हैं। सबसे पहले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, है ना? तो सब केस लिख दो या जैसे भी आप चाहो। केस फर्स्ट, है ना? गोले के बाहर, सबसे पहले बात करें गोले के बाहर। अब देखो, इसको ऐसे ज्यादा बेटर समझ पाओगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। मैंने आपसे कहा था, जो बार बार भी कहता रहूंगा मैं, कि आप ज्यादा बेहतर ये है कि ये ध्यान रखो कि स्मॉल आर बिंदु की दूरी है गोले के केंद्र से, तो ज्यादा सुखी रहोगे। अब साहब बाहर कह रहे हो तो गोले के केंद्र से बाहर वाले बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक है, इसका मतलब बिंदु गोले के बाहर है। क्लियर साहब? तो मैंने कहा ना, दूरी के हिसाब से याद रखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब साहब यहां पर अपने को गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दिमाग कहीं नहीं लगाना, आप सिंबल और गाउस के नियम को बेहतर रूप से समझते हो या समझने की कोशिश करो, है ना? तो सब बंद गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना? जब आप गाउस पे जाओगे तो गाउस पे डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, गाउस को पार्टली लेना पड़ता है, यानी उसके एक एक पार्ट की पहले कैलकुलेशन कर लेनी होती है, फिर जाकर हम गाउस को अप्रोच करते हैं, है ना? तो पहले हम गाउस का लेफ्ट साइड कर रहे हैं। बंद गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, गोलाकार पृष्ठ अपने लिए कौन सी पृष्ठ हुई? गाउसीय पृष्ठ, है ना साहब? मैंने लिख भी दिया। तो चलो सब पहले फाई की कैलकुलेशन करें।
ये देखो बंद पृष्ठ ई ds cos थीटा, ठीक है ना। अब एक एक बात, सबसे पहले तो इसको क्या चाहिए, ई व ds के बीच कोण थीटा चाहिए। वो खुद बोलता है, रटने से बेहतर है कि आप इस लो को एक बार बैठ के समझ लें। आप बैठ के समझ ले वो क्या क्या आपसे मांग रहा है, आपको वो देना है, तो सब आप सुखी रहेंगे मेरे हिसाब से तो, है ना। ठीक है साहब, ई और ds के बीच कोण। अब आ जाओ गाउसी पृष्ठ। अभी किसकी चर्चा चल रही है, इसकी बात चल रही है। आप देख लो, केस से पता पड़ जाएगा आपको कि हम अभी इस पर फोकस है। इस पर ई और ds के बीच का कोण अल्पांश ले लो कहीं भी, मैं बिंदु P पे ले लेता हूं तो ज्यादा आपको अच्छी तरह सूझ जाएगा काम। ये मैंने बिंदु P पर अल्पांश ले लिया, है ना। ये क्यों लिया साहब, वो खुद मांगता है, अपने को अपनी मर्जी नहीं लगानी। अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत। ये देखो साहब, क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत, जो आपको दिखा दी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको शुरू में बोल चुका हूं, क्योंकि दिया गया आवेश स्मॉल क्यू गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो चुका, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र गोले की सतह के तल के लंबवत ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप दर्शाएंगे बल रेखाओं से, और बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो साहब यहां पर विद्युत क्षेत्र स्वाभाविक किस दिशा में होगा, त्रिज्यानुगामी यानी त्रिज्या की दिशा में। कहीं भी दिखा देता हूं मैं आपको, सब जगह दिखा देता हूं। हालांकि ये ओ ड्राइंग मत करना, ये एक्स्ट्रा में फालतू की गई मेहनत है, जिसे करने से कोई अतिरिक्त अंक मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चित्र को डेकोरेट करके बता रहा हूं, आप ऐसे डेकोरेट में टाइम वेस्ट ना करें। आप तो बस उसी जगह दिखा दें उसको, और कहीं से थोड़ी चाहिए। तो ये अन्य जो मैंने दिखाई है तो ठीक है, आप देखो अगर टाइम है आपके पास तो डेकोरेशन तो एक अट्रैक्शन तो है ही से। अपन जब एकेडमिक पेपर देते हैं तो देखो वहां पर चित्र अट्रैक्ट करता है, ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। जब आपको ये चित्र अट्रैक्ट कर सकता है तो आपका बनाया हुआ चित्र भी किसी न किसी को अट्रैक्ट करेगा इससे। तो आपके पास फुर्सत है तो सारी बल रेखाएं खींचकर विद्युत क्षेत्र दर्शाए। देखो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही, और ये अपन विद्युत बल रेखाओं के समय भी पढ़ चुके थे कि यदि पृष्ठ समान रूप से आवेशित है तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के तल के लंबवत या तो निकलेंगी या समाप्त होंगी, यानी आएंगी। अगर पृष्ठ ऋणात्मक होती तो बल रेखाएं आती, और पृष्ठ धनात्मक है तो बल रेखाएं जाएंगी। ठीक है सर, तो सब अब आपको ई और ds के बीच का कोण मिल गया। आओ यहां पर, ठीक है। अब क्योंकि पृष्ठ पर ई का मान क्या है, नियत, तो ये तो अपन शुरू से जानते हैं कि हमने इस गोलाकार पृष्ठ को गाउसी पृष्ठ क्यों चुना, क्योंकि इस पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान यानी नियत है, तथा E पैरेलल टू ds यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। फाइ निकाल लो सब। इसलिए ये काम शॉर्ट में करने होते हैं, थ्योरी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं। ये बाहर निकाल दो, यही बाहर निकाल दिया, क्लियर। ये ds लिख दिया, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अब आपको कोस विजुअलाइज नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि cos 0 बराबर 1। सिंबल बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, और मेरी जैसे आदत आप जान ही चुके होंगे कि मैं एक चीज को कई बार रिपीट कर देता हूं, इस तरह से कि भाई क्या पता बच्चे अगर रटने वाले हों तो बार बार सुनकर रटी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैं बात, अब देखो ये खुद बोलता है सिंबल, कैसे बोल रहा है, संपूर्ण बंद पृष्ठ सरफेस का क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण बंद पृष्ठ कितने त्रिज्या की, गाउसी पृष्ठ स्मॉल आर थे, वही लिया है ना आपने अल्पांश, तो देखो उसी के लिए कह रहा है संपूर्ण बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या की,
मैं आपको बार बार बताता हूँ, स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है, स्मॉल आर केंद्र से दूरी है, लेकिन गौसीय पृष्ठ के लिए वो किसका काम कर रही है? त्रिज्या का। तो साहब बंद पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या की, उसका ये क्षेत्रफल मांग रहा है। तो साहब फाइनली यानी E5 बराबर है ना, बिल्कुल कंफर्टेबली आप देखो साहब, ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, या फाइव इज इक्वल टू ई बंद गोलाकार पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या की, उसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये साहब इक्वेशन नंबर 1। अब आप लेफ्ट साइड गाउस के नियम की कर चुके हो, है ना। राइट साइड आपको डायरेक्ट पता है इससे, तो राइट साइड को सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब लगा दो आप गाउस का नियम। ठीक है ना, तो सब गाउस के नियम फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0 से, है ना। अब फाई का मान तो आप कहां से रख देंगे? फाई का मान तो आपने निकाल लिया, समीकरण 1 से रख देंगे। समेशन क्यू क्या है? समेशन क्यू आई गोलाकार पृष्ठ के अंदर आवेश, है ना। तो सब समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से तो मैं फाई का मान रख दूं। फाई का मान क्या लिखूं? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समेशन क्यू आई की जगह क्या लिखूं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं आपको समझा देता हूं, समेशन क्यू आई की जगह मैंने क्यू क्यों लिखा। आपने कितना आवेश दिया था? क्यू। फिर आपने क्या कहा था? दिया गया आवेश क्यू गोले की सतह पर समान रूप से, तो इस बाह्य पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? स्मॉल क्यू। हमने खुद ने दिया है, हमने थ्योरी में मेंशन किया है, आपको सुनाया है। तो सब इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश स्मॉल क्यू है, और ये मैंने अभी आपके सामने फाइल लिखा ही सही। तो अब आप वापस देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फाइल लिखा मैंने इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसलिए गोले के बाहर यानी ई आउट विद्युत क्षेत्र कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये साहब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर सर, है ना। अब आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ठीक है, यहां वेक्टर लगा देना, यहां आर कैप लगा देना। जो आर कैप लगाओगे वो दिशा त्रिज्यानुगामी है, यानी त्रिज्या की दिशा में, यानी त्रिज्या की दिशा में मैं एकांक सदिश ईटा कैप दे दूं, आर कैप दे दूं, पी कैप दे दूं। तो सब मैं एक बार तो दिखा देता हूं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कोई आपसे बाय द वे दिशा वगैरह की बात कर ले तो आप ये देखो त्रिज्यानुगामी है। अब इसको आप कुछ भी कह दो, त्रिज्या की दिशा में, है ना, आपको त्रिज्यानुगामी याद रखना ज्यादा। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखो तो एक बार लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। और ई आउट यानी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, है ना। तो अब ये बार बार का चक्कर मत पड़को, क्योंकि अपन एक ही कंसेप्ट में वेक्टर भी समझना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र भी समझना चाहते हैं, कैलकुलेशन भी समझना चाहते हैं। तो उससे होता ये है, परिणाम ये होता है कि फिर एक भी चीज ढंग से नहीं समझ पाते। इसलिए फिजिक्स में कई बार टीचर को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो जानता है कि इससे रिलेटेड ये बात भी बतानी, इससे रिलेटेड ये बात भी बतानी, इससे रिलेटेड ये बात भी बतानी, लेकिन जो उसकी ऑडियंस है यानी जो बच्चे हैं उनको ये सब चीजें एक साथ दे दें तो पचा नहीं पाएंगे, है ना यार, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या बच्चों को एक साथ सब कुछ देना बहुत घातक हो जाता है। इसलिए कई बातें जानते हुए भी रोकनी पड़ती है ना। तो वेक्टर फॉर्म में रोकूंगा, है ना। यहां से सब ये बात क्लियर होगी, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना। यानी गोले के केंद्र से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, गोले की सतह से कह दो आप, है ना, आवेश सतह पर, इसलिए तो गोले की सतह से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में तेजी से कमी होगी, क्योंकि ये 1/r नहीं है,
ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि E is proportional to 1/r² is indicate the fast decrease, है ना, यानी तेजी से गिरना दिखाता है। दूसरी बात, अब एक महत्वपूर्ण बात को समझिए, मैं उस महत्वपूर्ण बात को पेन चेंज करके समझाता हूँ। आपने ये विद्युत क्षेत्र पहले देख रखा है। जैसे मैं बिंदु आवेश के कारण लिखूं तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 आवेश का परिमाण बटा आवेश से बिंदु की दूरी। अब वहां ठीक है, कैपिटल क्यू लिख दिया था अपन, उसमें मत जाइए, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम है। इसका मतलब आज से ये समझ जाइए कि समान रूप से आवेशित गोले बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। देखो बहुत बारीकी है इस बात में भी। मैंने नहीं कहा आवेशित गोले, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं जो गोले समान रूप से आवेशित हैं, वह समान रूप से आवेशित सभी गोले बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं, चाहे वो चालक गोला हो, चाहे वो कुचालक गोला हो, चाहे वो खोखला गोला हो। बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र सबका सेम ही आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस समान रूप से आवेशित की बात कर रहे हैं और ये बात स्थापित हो चुकी है कि जो गोला समान रूप से आवेशित होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र वही आता है जो बिंदु आवेश के कारण है। इसका मतलब समान रूप से आवेशित सभी गोले बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। ये चीज आपको फिगर में भी दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूं। इस चीज को आप चित्र में भी देखो। जैसे बल रेखाएं निकल रही हैं, अब मैं आपसे पूछूं इन बल रेखाओं का सोर्स क्या है, यानी ये कहां से निकल रही हैं। तो कहां से निकल रही है देखने के लिए आप इन बल रेखाओं को कहां बढ़ाएंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। ये बल रेखाएं आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब बल रेखाएं आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको ये सभी बल रेखाएं कहां से आती हुई दिखती हैं? आपको ये सभी बल रेखाएं केंद्र O से आती हुई दिखती हैं, यानी केंद्र O पर आपको आवेश Q प्रतीत होता है नहीं। वो तो अपन भी कह चुके हैं कि वो सतह पर है, लेकिन प्रतीत कहां होता है? गोले के केंद्र पर आवेश प्रतीत होता है, जबकि है सतह पर। जब आवेश गोले के केंद्र पर प्रतीत होता है तो फिर वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? बिंदु आवेश की भांति। तो अपने चित्र में भी ये चीज है, ये चीज दिखती है कि साहब आवेश कहां दिखता है? आवेश अपने को दिखता है गोले के केंद्र पर, जबकि वास्तव में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आवेश गोले के केंद्र पर नहीं है, है ना। तो हम इस बात को सभी जानते हैं कि आवेश गोले के केंद्र पर नहीं है, लेकिन दिखता कहां पर है? दिखता आवेश गोले के केंद्र पर है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो समान रूप से आवेशित गोले का व्यवहार किसकी भांति दिखाई देता है? बिंदु आवेश। रेड वाली चीजें मिटा देता हूं, बाकी सबको एज इट इज बने रहना चाहिए। अब ये कुछ चीजें और मिट चुकी इस चक्कर में, तो ये मैंने वापस बना दी है ना। ये कैपिटल R है, ये ऐसा कैसा ही रहना चाहिए, और सब चीजें अपनी जगह पर, और चीजें कोई देख लो आप। ये कैपिटल R की जगह गोला वही का वही है, स्मॉल r दूरी पे मैंने गाउसी पृष्ठ ले ली, है ना सर। और विद्युत क्षेत्र थी कि वो सब दिखा दे, सब सही है, ठीक है ना। ये क्या सब डिजिटलाइजेशन है, इसमें एक चीज मिट, हर दो चीज मिट भी जाती है कई बार। चलो सर, है ना। अब वापिस अपन अपनी बात पर आ जाते हैं कि सब समान रूप से आवेशित गोले सदैव किसकी भांति व्यवहार करते हैं? बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये बात क्लियर होगी। अब ये बात बार बार कहने की नहीं, जितने भी गोले हैं अगर समान रूप से आवेशित हैं तो उनके बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4π जो बिंदु आवेश के कारण था, ठीक है ना। अब आ जाइए केस सेकेंड। केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, है ना, उससे व्याख्या कर ली अपन ने। अब केस सेकेंड, गोले की सतह पर
अपन ने कहा था आवेशित या समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियां संभव है। गोले के बाहर दिखा दिया आपको, ये रहा आपके सामने। अब गोले की सतह पर, गोले की सतह पर मतलब केंद्र से बिंदु की दूरी, मैंने बार बार कहना है ये बात कि स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है, स्मॉल आर दूरी है ना। अब इस बार केंद्र से बिंदु की दूरी, बिंदु कहां पर है? गोले की सतह पर है। तो गोले की सतह पर तो बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। अगर आप इसी डेरिवेशन को देखें तो यही डेरिवेशन वापस उसी सीक्वेंस में चलेगा, उसी तरह से चलेगा, बस यहां स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर स्वाभाविक है इस जगह भी स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा। तो अपने को वापस उसी पुनरावृत्ति की बजाय अपने को डायरेक्ट समझ लेना चाहिए कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण 2 में स्मॉल आर की जगह क्या रख देना चाहिए? कैपिटल आर रख देना चाहिए। तो बिना किसी सोच विचार के आप डायरेक्ट समीकरण 2 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर से, ये सब 2 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख दो। ये आ गया साहब ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये सब समीकरण 3। ये आ गया गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, सॉरी गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। इसको चेक करें साहब, इसकी क्या खूबी है ना। तो खूबी में अब खूबी ध्यान रखना, पहली बात तो Q कांस्टेंट, कैपिटल आर रियल गोला है, त्रिज्या आर कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान पहली बात तो नियत है, एक खासियत तो ये देखिए। दूसरी बात, ऊपर लिखा हुआ है कि आप गोले के केंद्र से दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में तेजी से कमी होगी, दूर जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा मैं बोलूं कि आप गोले के नजदीक आएंगे, पास आएंगे, जब आप गोले के पास आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होगी। कितना पास आ जाएंगे? ज्यादा ज्यादा आप गोले की सतह तक आ जाएंगे। तो आप जैसे जैसे गोले के पास आएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, आप ज्यादा सतह तक आ सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत व अधिकतम है, ये ध्यान रखना सब, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का ये मान, अगर आपसे कोई पूछे सिंपल क्वेश्चन में आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कहां व कितना होता है, तो कहां का जवाब क्लियर है। आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान उसकी सतह पर होता है। कितना होता है? तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन K लिख सकते हो, और याद रखने के पर तो आप कह दोगे KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब तीसरा बचता है केस थर्ड, है ना। केस थर्ड विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर, है ना। अब गोले के अंदर की जब आप बात करोगे तो अब स्वाभाविक रूप से मैं कौन से वाले आर की बात करूंगा? मैं अब इस वाले आर की बात करूंगा। मैं फिर कहूंगा कि स्मॉल आर केंद्र से दूरी है, त्रिज्या नहीं है। आप ये भूल जाओ कि स्मॉल आर त्रिज्या है, ठीक है। अब ये बड़े गोले या जो मुख्य गोला है कैपिटल आर त्रिज्या उसके अंदर है, तो स्वाभाविक है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो स्वाभाविक है आप क्या लिखेंगे? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, है ना। ये लिखना पड़ेगा। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अब वो ज्ञात करो तो डायरेक्ट लगा दे सब, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, है ना, यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा वो अभी आप देखने वाले हैं। ई ऐसा नहीं, डॉट ds इज इक्वल टू समेशन QI बड़ा अपॉन एप्सिलॉन 0।
ये गाउस का नियम लिखा है भी तो, यानी सिंपली लिखो तो सब E डॉट डी एस, यहाँ E का मतलब आप समझ रहे हो अंदर की तरफ है, इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि हमने खुद ने कहा है कि दिया गया आवेश गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। जहां आवेश नहीं वहां विद्युत क्षेत्र भी संभव नहीं है, तो गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं, तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। इसलिए E इन इज इक्वल टू 0। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। तो सब पतले समावेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या आवेशित गोलीय कोश या समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर इतना, सतह पर कांस्टेंट और अंदर 0। क्लियर साहब? अगर ये एकेडमिक में आपके पेपर में आता है तो इसका पूरा 4 नंबर पाने के लिए अभी ग्राफ बनाना बाकी है, यानी पूरे 4 तो क्या कहूं, जितने नंबर का आता है उस पूरे नंबर को प्राप्त करने के लिए बस ग्राफ बनाना बाकी है ना? तो सब अब इसका ग्राफ बनाना सिखाते हैं, है ना? इसका ग्राफ है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर सर? ये तो पूरा समझ में आएगी आपके आराम से। ये नेक्स्ट, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाता हूं, फिर बाद में एक ही तरीका रहने दूंगा। या तो इससे पूरा गोला ले लें इस तरह से, ये तो देखो डेकोरेट करने वाली बात है ना? इस तरह से बनाएं तो ये गोले का आपका केंद्र हो गया। ये ग्राफ आप बनाएंगे, है ना? ये सब विद्युत क्षेत्र, इसको तो विद्युत क्षेत्र दर्शा दीजिए, और ये केंद्र से दूरी स्मॉल r, ठीक है ना? ये सतह होगी आपके, ये सतह, तो सतह में ये कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, तो ये कैपिटल R और ये 2r हो गया। अब साहब इसके अंदर अंदर तो अपन ने पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र E इन बराबर क्या है, 0। मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा तो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना? तो सब सतह तक विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। क्लियर? दिखा दिया। सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है, तो जितना ऊंचा ले सको ले लो, ये ले लिया मैंने, सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है। उसके बाद अगर बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है, क्योंकि बाहर E is proportional to 1 upon r square, E is proportional to 1 upon r square, है ना? ये मिलनी नहीं चाहिए लाइन, क्योंकि r बराबर जब अनंत होगा तब जाकर E बराबर 0 होगा। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये लाइनें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये सब अपन ने पूरा गोला बना के दिखाने वाला ग्राफ हो गया। जनरली जब आपको अगर मान लो सिंपल ही करना है तो आप सिंपल ही देखो, ऐसे ले लो, ये भी एक सिंपल तरीका है, सिंपल एंड सोबर भी है ना? सिंपल भी कहते हैं इसको और सोबर भी मानते हैं। ये E वर्सेज R है ना सर? यहाँ भी आपको सब चीजें दिखेंगी और मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर दिखेंगी। ये गोले के केंद्र, ये आपने लिख दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब ये गोले की सतह होगी। इसके इधर जाओगे तो गोले के बाहर चले गए, और इसके अंदर आओगे तो गोले के अंदर। पहले समझ लो बात को, ये लाइन सीधी नहीं दिख रही मेरे को, सीधी नहीं दिख रही तो मजा नहीं आएगा, तो मैं उसको दोबारा खींचूंगा ही, है ना? चलने दो, ठीक है? तो ये सब, ये आप सतह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर गोले की सतह को, ये बाहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अंदर को रिप्रेजेंट करना हो गया। इसे लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये मत लिखना, ये बेवकूफी लगेगा ना। वो स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख दिया तो साफ दिख रहा है सतह को रिप्रेजेंटेशन है,
या सतह बोलना चाहते हैं तो अपन ने लिख दिया। ये लिखना सफिशिएंट होता है, ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, वो ज्यादा फिर बहुत ज्यादा बेवकूफी हो जाती है। तो ये केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनसाइड, ये सरफेस, ये बाहर, है ना। मैं भी मिटा भी दूंगा उसको, पहले बता। अब अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? 0। E in is equal to 0। सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम, तो सतह पर जितना ऊंचा लेना चाहे आप ले लो, यह अधिकतम। बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ तेजी से कम होता है, यानी E is proportional to 1/r²। ठीक है, तो ये ग्राफ भी बहुत बेटर लगता है कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी हो रही है, सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है, अंदर उसका मान 0 है ना सर। मैं आपको, क्योंकि आप बच्चे हो, आप जैसे लिख देते हैं वैसे ही आगे लिख आते हो, वो ज्यादा है। ये ऐसे बनाना, तो ये भी सही है, ये भी नीचे वाला भी सही है। फुर्सत है तो ऊपर वाला बनाओ, नहीं तो नीचे वाले में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। तो ये सब समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक विशेष चीज है ना, ये तो पूरा हो गया, ऐसे करके आना है। अब एक विशेष चीज मैं दिखाता हूं आपको, विशेष चीज यहां दिखाता हूं। केस सेकंड पे आइए, इसका मैंने स्पेस छोड़ रखा था, अब ये सबको क्लोज कर लीजिए। इस स्पेशल को देखिए आप, ये स्पेशल चीज क्या है ना। अब देखो, सिग्मा, सिग्मा को अपन बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश, हिंदी में लिखूं तो आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल को हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। आपने गोले को कितना आवेश दिया? Q। गोला कितना त्रिज्या का था? कैपिटल R। तो सिग्मा बराबर Q/4πr² लिखोगे। इसलिए आपसे अगर मैं कहूं Q कितना लिखोगे, तो Q बराबर कितना लिख दोगे? ये इतना लिखोगे। क्लियर सर? मैं केवल केस सेकंड की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा, इससे आप ज्यादा अन्य में अभी उलझे नहीं। बात तो सब में कर सकते हैं, लेकिन आप केस सेकंड पे फोकस हो और जगह नहीं, है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा, इस Q की वैल्यू में यहां पुट करता हूं 3 में, है ना। E सरफेस 1/4πε0, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr², ये Q की वैल्यू रख दी, अपॉन कैपिटल R²। काट अलग पेन से देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखो 4πr², 4πr² से कट गया, तो सब क्या लिख दूं, मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, तो E सरफेस, है ना, यहां से यहां ले जा रहा हूं सब, मैं उसको पूरा दिखा देता हूं यहां, है ना। E सरफेस इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा अपॉन ε0। ये जो चीज मैंने लिखी है, अगर आपको ये ध्यान रहेगी तो ये चीज है काम की। ये वाली चीज क्या है सर? समान रूप से आवेशित सभी गोलाकार सतह, है ना, या आप गोलाकार छोड़ दो, गोलाकार छोड़ दीजिए, गोलाकार में फिर उलझ जाएंगे अपन। समान रूप से आवेशित सतह जितनी भी हैं, उन सतहों के समीप, देखो, उन सतहों के समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव सिग्मा अपॉन ε0 होगा। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जो आगे मैं फिर याद दिलाऊंगा भी सही, और उस समय अपन आगे 5-6 लेक्चर आगे निकल चुके हैं, या 3 लेक्चर आगे निकल चुके हैं, फिर 3 लेक्चर पीछे की बात को याद कराना मुश्किल है। तो कुछ बातें ऐसी जो आगे के लिए आप ध्यान रखना। जब मैं आपको चालक पट्टी का यानी नेक्स्ट एपिसोड जब लूंगा, तो चालक प्लेट जब पढ़ाऊंगा, तो एक बार मैं याद जरूर दिलाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समान रूप से आवेशित सतह, मैं गोले को फोकस नहीं कर रहा हूं, गोलाकार होना जरूरी नहीं है ना। तो सतह समान रूप से आवेशित होनी चाहिए। अगर कोई भी सतह समान रूप से आवेशित है, तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना। तो आवेशित चालक सतह के समीप विद्युत क्षेत्र इतना, ठीक है। तो अपन आएगा, तो अपन चालक जब प्लेट आएगी तो मैं आपको चालक प्लेट में सतह के समीप दिखा दूंगा विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है ना। तो चालक सतह के समीप, चाहे वो गोले की सतह हो चाहे वो पट्टिका हो, उनके समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव इतना होगा है। ये इसी का वर्जन है। इसी को आप मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या है कि एक एक्सरसाइज अलग से हो जाती है, वो फिर अलग से समझना होता है। तो इसलिए मैंने सारा काम कर चुकने के बाद आपको ये समझाना उचित समझा कि साहब ये भी एक चीज है जिसको आप समझ के रहो, ठीक है। तो लेक्चर को आप बहुत ध्यान से मैनेज करना, क्योंकि मैं काम पहले खत्म कर चुका था और उसके बाद फिर ये स्पेशल चीज मैंने आपको बताई, उसमें लिख भी दिया मैंने कि स्पेशल, ठीक है। अब सर ये हो गया एक गोला जिसका अपन ने नाम भी बता दिया कि ये गोला समान रूप से आवेशित गोला है। ये चालक का भी हो सकता था और किसी कुचालक पदार्थ का भी हो सकता था, पर शर्त ये थी कि उसका समान रूप से आवेशित होना जरूरी है। ये एक बात। अब बच्चों एप्लीकेशन 3 है ना, ध्यान से समझना, 5 मिनट की बात है ना। अब मैं कहता हूं आवेशित चालक, ठोस ले सकते हैं आप है ना, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अभी अपन ने जो चालू किया था ये मैं आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूं 2 मिनट में है ना, ताकि अपन थोड़ा सा, ये समान रूप से आवेशित खोखला गोला था जो मैंने आपसे कह दिया चालक भी हो सकता था, कुचालक भी हो सकता था है ना। अब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं तो मैं साफ कह रहा हूं आवेशित चालक, चालक गोला ठोस हो कोई मेरे को दिक्कत नहीं के कारण विद्युत, तो ये गोला चेंज हो गया साहब, वो खोखला था, ये आवेशित चालक गोला है। वहां जो अपन एप्लीकेशन 2 में ये डिसाइड नहीं करते कि वो गोला किस पदार्थ का है, यहाँ डिसाइड कर देते कि गोला चालक का है, ठीक है। अब देखो ये चालक गोला है, वही कैपिटल आर इसकी मैंने त्रिज्या ले ली है ना। हम इस बात को जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है, सदैव चालक तल के लंबवत है ना। मैंने कहा था आपको 5 मिनट में मुझे मेरी बात खत्म हो जाएगी। तो हम जानते हैं 2 बातें एक साथ जानना है इसमें। हम जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेशित खोखला गोला है, एक मिनट वापस बैक जाना है अपने को है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों के इस चित्र से देखिए, जो आवेशित समान रूप से आवेशित खोखला गोला है या खोखला पतला समान रूप से आवेशित गोला है, और उधर दिखाता हूं वापस ले जाके है ना, और ये देखो आप इधर आ जाओ यहाँ, और आवेशित चालक गोला है, ये दोनों एक ही हैं, यानी दोनों परस्पर समतुल्य हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसमें भी वही अगर बाहर निकालेंगे तो गाउसी पृष्ठ बनाएंगे, वही अंदर बनाएंगे, दोनों एक ही है। तो आप तो सीधा सीधा जो मैंने 2 लाइन में तो लॉजिक बता दिया कि हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। इस प्रकार आवेशित चालक ठोस गोला या आवेशित चालक गोला तथा समान रूप से आवेशित खोखला गोला दोनों समतुल्य हैं, दोनों एक ही हैं। तो वो का वही
आपको गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, वही गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, वही गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, वैसा का वैसा ही मैं आपको बस लास्ट बार दिखा देता हूं और ये एपिसोड का अंत करता हूं। ये का ये आपको गोले के बाहर लिखना है, वही चालक कह रहा है, ये का ये सतह पर लिखना है और ये का ही अंदर लिखना है। दोनों के कारण सब कुछ चीजें सेम है और तो और दोनों का ग्राफ भी सेम ही बनेगा, यही ग्राफ बनेगा दोनों का। तो कितने गोले हो गए? 2 गोले हो गए, समान रूप से आवेशित खोखला गोला हो गया और आवेशित चालक गोला। आवेशित चालक गोला और समान रूप से आवेशित खोखला गोला दोनों एक ही हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अब एक गोला बचता है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, फिर न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। तो ये सब अगले गोले से करेंगे ना। अभी अपने पास ये काम खत्म हो गया, 2 गोले इसमें खत्म हो गए। अब अगला गोला उसे, है ना, अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।